ईमानदारी के साथ करो। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिडेबल, है ना, मिडेबल हिस्ट्री जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने इससे पहले 22 टॉपिक में, लगभग 22 टॉपिक ही था, ठीक है ना। देख लेते हैं कितना टॉपिक लगभग किया हम लोगों ने। लगभग 22 टॉपिक था मेरे हिसाब से यार, है ना, जितना भी था, चलो हटाओ। लेकिन हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया प्राचीन भारत को। फटाफट जो है लॉन्ग लॉन्ग वीडियो लेके हम लोग इसको भी जो है समाप्त करेंगे। तो जब जब जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है तो इस्लाम का उदय से यह स्टार्ट किया जाता है। किसका? ये पहला पहला टॉपिक कौन सा है इसमें? इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण, जो कि 22 अप्रैल 570 से 8 जून 632 ईस्वी, यानी कि 62 वर्ष तक जो है ये रहा। यानी कि अरब का आक्रमण हुआ और इस्लाम का जो है यहाँ पे अपने इंडिया में, अपने भारत में उदय होने लगा। क्योंकि पहले जो है आपने देखा होगा कोई भी मतलब मुस्लिम का जिक्र नहीं था, लेकिन मध्यकालीन भारत में जो है अब मुस्लिम भी जिक्र में आएंगे। ठीक है, तो कब तक समय अवधि है इसका, इस्लाम का उदय का? तो 22 अप्रैल 570 से 8 जून 632, यानी कि 62 वर्ष। कुरान के धार्मिक कानून को जो है जवाबिद कहा गया है। क्या कहा गया है? जवाबिद कहा गया है कुरान के धार्मिक कानून को। मदीना के कुरैश तथा मुसलमान के बीच जो है 3 युद्ध हुए। जो मदीना के कुरैश थे और मुस्लिम थे, इन दोनों के बीच जो है 3 युद्ध हुए। एक हुआ जंगे बदर, फिर हुआ जंगे उहद, और एक हुआ जंगे खंदक। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। तो जंगे बदर जो है मार्च से अप्रैल 624 में हुई। जंगे उहद जो है वह मार्च 625 ईस्वी में हुई। और जंगे खंदक जो है वह मार्च से अप्रैल के बीच में 627 ईस्वी के बीच हुई। तो मदीना और कुरैश, मदीना के कुरैश जो होते हैं और मुस्लिम, इन दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ था। 3 युद्ध हुआ था, आपको पता लग गया कौन कौन से? जंगे बदर, जंगे उहद और जंगे खंदक। इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकारी के नियम को भी ये नहीं मानते। इस्लाम कानून बादशाह जो है राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकारी के नियम को ये बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, आपको ये बात भी जो है ध्यान देनी है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 असफल आक्रमण जो है भारत पे हुए थे। पहला कब हुआ था? 711 ईस्वी में जो है उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, और दूसरा जो है 711 ईस्वी में जो है बुदैल के नेतृत्व में। ठीक है, तो यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, इस नाम को याद रखना आप, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि इसको माना जाता है पहला आक्रमणकारी अपने भारत पे। लेकिन कहा गया कि इससे पहले भी जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम के पहले भी अरबों ने 2 असफल, यानी कि सफल नहीं हो पाए, असफल आक्रमण किया। 711 में किया दोनों, और नेतृत्व में किसके किसके? उबैदुल्लाह और जो है बुदैल्ला के नेतृत्व में किया। कासिम ने जो है 712 ईस्वी में मरकाना के रास्ते स्थल मार्ग से जो है भारत पर आक्रमण किया, सॉरी भारत पे हमला किया, हाँ वही आक्रमणी। ठीक, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में मरकाना के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया था, कौन कौन से थे? क्रम के अनुसार चलते हैं। पहला था देवल, फिर था नेऊन, फिर सेहवान, सीसम, फिर रावर, फिर ब्राह्मणबाद, फिर आलोर और फिर मुल्तान। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थानों पे जो है इसने आक्रमण किया था। कब? 712 ईस्वी में। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, राजा दाहिर की मृत्यु रावर की लड़ाई में हुई थी। जो राजा दाहिर थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? रावर की लड़ाई में हो गई थी। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों, कौन कौन सी थी? सूर्य देवी तथा परिमल देवी को ब्राह्मणबाद से पकड़ा था। ब्राह्मणबाद में जो है राजा दाहिर की दोनों बेटियों को पकड़ लिया। दोनों बेटियों का नाम क्या क्या थे? सूर्य देवी तथा परिमल देवी। बजहरा सीसम के जाटों को जो है, जाटों का सेनापति था। कौन? जो बजहरा था वह सीसम के जाटों का जो है सेनापति था। वह कासिम के सीसम पर आक्रमण के समय मारा गया। कासिम ने जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने सीसम पर जब आक्रमण किया तो बजहरा जो है, यानी कि सेनापति जो है, वह मारा चला गया। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वलीद की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। वलीद के बाद जो है सुलेमान खलीफा बना। चालुक्य
शासक जो है पुलकेशी राज अवनीज नाशर के अरबों को पराजित करने के कारण नौसारी अभिलेख में दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की जो है उपाधि दी गई। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आपको ये लाइन जो है ना याद रख लेना अच्छे से, जो जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण जो है 636 ईस्वी में हुआ। खलीफा उमर के समय में थाने पर हुआ था। भारत में जो है अरबों का आक्रमण भारत में कब हुआ था? 636 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 स्थल मार्ग थे। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के कितने स्थल मार्ग थे? 3 स्थल मार्ग थे। एक था आपका हैबर की घाटी से, एक था बोलन की घाटी से, फिर है मकरान घाटी से, या फिर तट से, या फिर जल मार्ग द्वारा। आप जो है मतलब भारत में प्रवेश करने के ये 4 रास्ते उस समय थे। सर विलियम्स म्योर के अनुसार सिंध विजय ने इस्लाम नीति में एक नए युग का जो है प्रारंभ किया। जो सिंध विजय हुई उसमें जो है इस्लामी नीतियों में एक नए युग का जो है प्रारंभ हुआ। गिबन के अनुसार हज़रत मोहम्मद स ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का तलवार ली और दूसरे हाथ में कुरान ली, अपनी पवित्र जो है उनकी धार्मिक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसको लिया और इस्लाम का प्रचार किया। सुलेमान 9वीं सदी में भारत आगमन के समय जो है प्रतिहार शासक मिहिर भोज, पाल शासक धर्मपाल तथा देवभोज। अल मसूदी ये जब भारत आया था उस समय जो है प्रतिहार शासक ये क्या हो गया उस समय जो है प्रतिहार शासक महिर भोज था और पाल शासक जब अल मसूदी आया भारत 10वीं सदी में, जब आगमन सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था तो प्रतिहार शासक कौन था? मिहिर भोज। और पाल शासक कौन था? धर्मपाल और था देवपाल। तो पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना तुर्की आक्रमण। अब जो है तुर्की आक्रमण, गजनी वंश की स्थापना जो है अल्पगीन ने की थी। किसने की थी? गजनी। जो आपने गजनी मूवी देखी होगी आमिर खान की, बस उससे याद रख लेना। जो एक वंश था वो क्या था? गजनी एक वंश था। उसकी स्थापना जो है अल्पगीन ने की थी। इसे यमनी वंश भी कहा जाता था। गजनी वंश को जो है यमनी वंश भी कहते थे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर है सुबुक्तगीन। अल्पतगीन का एक दास था। जो सुबुक्तगीन था वह अल्पतगीन का जो है एक दास था, जो बाद में उसका दामाद बना। कौन बना? जो सुबुक्तगीन है वो अल्पतगीन का एक पहला दास था, यानी कि नौकर था। उसका बाद में वह दामाद बन गया। वह 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। कौन? सुबुक्तगीन। ठीक है, और जो गजनी वंश की स्थापना किसने की? अल्पगीन ने की थी। लेकिन सुबुक्तगीन कौन था? अल्पतगीन का जो है दास था। अल्पतगीन बोले या फिर कहीं पे अल्पगीन लिखा है, कहीं अल्पतगीन लिखा है। ठीक है, तो सुबुक्तगीन कौन था? उसका दास था और बाद में उसका दामाद बना। 970 ईस्वी में उसने सिंहासन पर बैठ गया। सुबुक्तगीन की मृत्यु 999 ईस्वी के समय जो है उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सम्मिलित थे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। मोहम्मद गजनबी सुबुक्तगीन का जो है पुत्र था। जो मोहम्मद गजनबी था वो सुबुक्तगीन का कौन था? पुत्र था। वह सुल्तान की पदवी धारणा करने वाला जो है पहला शासक था, यानी कि अपने आप को जो है सुल्तान कहने वाला पहला शासक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उसे यमीनुद्दौला तथा अमीन उल मित्र की उपाधि दी। किसने? जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, जिसको क्या बोलते हैं? अल कादिर बिल्ला है उनका नाम है। वो बगदाद के खलीफा थे। उन्होंने जो है यमीनुद्दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि इन्हें दी। किसको? महमूद गजनबी को। आप देख सकते हैं किसको दी थी? महमूद गजनबी, जो कौन थे? सुबुक्तगीन के पुत्र थे। महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति आपको दिखाया जा रहा है। मुल्तान में जो है करमाथी शिया फतेह
दाऊद था, सिंध में अरब का था, और हिंदू कुश में जयपाल यानी कि हिंदू शाही वंश के संस्थापक जो हैं उस समय इनका शासन चलता था। कश्मीर में जो है संग्राम राज लोहार वंश का था। कन्नौज में जो है राज्यपाल प्रतिहार वंश का था। बंगाल में जो है महिपाल प्रथम पाल वंश का था। दक्षिण भारत में चोल चालुक्य थे दक्षिण भारत में उस समय। और दिल्ली में जो है अनंगपाल यानी कि तोमर वंश का अनंगपाल था। गुजरात में जो है दुर्लभ राज चालुक्य वंश का दुर्लभ राज था। और बुंदेलखंड में जो है चंदेल वंश उस समय थे, जब मोहम्मद गजनी ने जो है, गजनबी बोले या गजनी बोले, बात एक ही है, ठीक है। जब कब क्या था, भारत पर जब आक्रमण किया था तो भारत की स्थिति ऐसी थी, इन राज्यों पे इनका अधिक्रमण था, ठीक है, इनका अधिकार था। फिर आता है बेहिंद का युद्ध महमूद तथा आनंदपाल के बीच हुआ। महमूद के आक्रमण के समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी जो है उद्भांडपुर थी। महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के यानी कि चांदी के सिक्के जारी किए थे। महमूद, देख लीजिए नाम क्या है इनका, महमूद, लेकिन इन्होंने सिक्के कैसे जारी किए, चांदी के, ठीक है। फिर महमूद ने 101 ईस्वी से लेकर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 तक जो है भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। कुछ प्रमुख आक्रमण भी थे इनके, ठीक, कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए। उनके कुछ प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हैं? एक इनका प्रमुख आता है चौथा आक्रमण, जो कि मुल्तान पे किया था 1005 ईस्वी में, ठीक है ना, 1005 ईस्वी में। 12वां आक्रमण इन्होंने कन्नौज मथुरा पे किया था 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में। 14वां आक्रमण इन्होंने ग्वालियर और कलिंजर पे किया था 1021 पर। और 15वां आक्रमण जो किया था इन्होंने गुजरात पे किया था 1024 पर। और 16वां आक्रमण इसने सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही किया था, शिव मंदिर जो कि है 1025 पे किया था, 1025 ईस्वी में किया था। और 17वां आक्रमण जो इसने सिंध और मुल्तान दोनों पे एक साथ किया था 1027 ईस्वी पर। और कश्मीर पे इसने 1015 से 1016 ईस्वी में इसने किया था। तो सोचो कि इन्होंने 17 आक्रमण किए, उनके प्रमुख जो है आक्रमण ये थे, ठीक है। और इनकी जो है तारीख भी यहाँ बगल में लिख दी गई है, आपको देख लेना है। महमूद की सेना में हिंदू यानी कि सैमंद राय तथा तिलक भी शामिल थे। जो महमूद गजनी थे या फिर गजनबी थे, उनकी सेना में जो है हिंदू सेवंद राय तथा तिलक, ये दोनों जो है वो भी शामिल थे। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्य कौन कौन से थे, यानी कि महमूद गजनबी या फिर महमूद गजनी, जो भी बोलिए आप, उनके जो है प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन कौन से थे। एक था आपका अलबरूनी नाम आपने सुना होगा, उत्बी, बेहाकी, फिरदौसी, जारी तुसी, उनसूरी, असजी तथा फारूकी आदि थे। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक्चुअली जो है भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की है, देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने की। उसने भारत पर जो है पहले आक्रमण 1075 ईस्वी में किया। कब किया, 1075 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने। फिर जो है भारत के एक था आपका अलबरूनी, और कश्मीर पे इसने 1015 से 1016 ईस्वी में इसने किया था। तो सोचो कि इन्होंने 17 आक्रमण किए, उनके प्रमुख जो है आक्रमण ये थे, ठीक है। और इनकी जो है तारीख भी यहाँ बगल में लिख दी गई है, आपको देख लेना है। महमूद की सेना में हिंदू यानी कि सैमंद राय तथा तिलक भी शामिल थे। जो महमूद गजनी थे या फिर गजनबी थे, उनकी सेना में जो है हिंदू सेवंद राय तथा तिलक, ये दोनों जो है वो भी शामिल थे। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्य कौन कौन से थे, यानी कि महमूद गजनबी या फिर महमूद गजनी, जो भी बोलिए आप, उनके जो है प्रमुख दरबारी साहित्यकार कौन कौन से थे। एक था आपका अलबरूनी नाम आपने सुना होगा, उत्बी, बेहाकी, फिरदौसी, जारी तुसी, उनसूरी, असजी तथा फारूकी आदि थे। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय जो है मोहम्मद गौरी को जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक्चुअली जो है भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की है,
देखा जाए तो मोहम्मद गोरी ने की। उसने भारत पर जो है पहले आक्रमण 1075 ईस्वी में किया। कब किया? 1075 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। फिर गोरी का दूसरा आक्रमण जो है 1078 में हुआ। 1078 में हुआ। कहाँ पे किया था इसने? गुजरात पे किया था। इस बार उसे भीम सेकंड की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। जो गुजरात में भीम सेकंड थे, उनकी सेना ने मोहम्मद गोरी को जो है दूसरे आक्रमण में उसके, जो कि गुजरात पे किया था 1078 में, उसकी वजह से जो है भीम सेकंड ने उसको हरा दिया। इस समय गुजरात पर जो है चालुक्य राज मूल राज सेकंड का शासन था। किसका था? चालुक्य राज, चालुक्य वंश के चालुक्य राजा मूल राज सेकंड का जो है शासन था। गौरी की हत्या जो है 13 मार्च 1206 ईस्वी में जो है गोखरों ने सिंधु के किनारे दमसक नामक स्थान पर की थी। जो मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी 13 मार्च 1206 ईस्वी में, किसने? गोखरों ने की थी। गोखरों ने की थी सिंध के किनारे दमसक नामक स्थान के पास। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है गोमल दर्रे से होकर सिंधु पहुंचने वाले मार्ग को अपनाया था। जब मोहम्मद गौरी आया था भारत पर आक्रमण करने, तो गोमल दर्रे से होके सिंधु पहुंचने वाले मार्ग, जो वहाँ से गोमल सिंधु होने वाला रास्ता था, सिंधु होके भारत में एंट्री मारने वाला रास्ता था, वहाँ से जो है वो भारत में आया था आक्रमण करने। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति खारबक, खरमेल, इलाह, मुकलबा, यालदोज, कुबाचा तथा एबक थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय तथा बदमसा रावल के हाथों में थी। बदमसा रावल के हाथों में थी। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था। इसने 1212 ईस्वी के अभियान के दौरान नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला हो गया, जो कहाँ पे आपके भागलपुर में है, नालंदा में है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जो है नष्ट कर दिया था। बिहार में दोनों स्थित है। मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी तथा नंदी के जो है चित्र थे, जिनके उल्टी तरफ जो है देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। देखो, मोहम्मद बिन गौरी जो थे वो मुस्लिम लगे, नाम से मुस्लिम है। इन्होंने अपने सोने के सिक्कों में लक्ष्मी और नंदी जी, जो माता लक्ष्मी है, और नंदी जी की जो है फोटो लगवाई, और नाम क्या कर दिया इसने? अपना लिखवा दिया उसके उल्टी तरफ, है ना। सिक्के के दो पासे होते हैं, एक पासे में लक्ष्मी जी और नंदी जी का जो है नंदी महाराज के चित्रण करवाया, और दूसरे पासे में जो है अपना नाम जो है मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया। गौरी ने 56 ग्रेन वजनी एक अन्य सिक्का दहलीवाल चलाया था। जो 56 ग्रेन वजन था उसका, 56 ग्रेन, और उसका नाम क्या था? दहलीवाल चलाया था। 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। तो मोहम्मद गौरी के समय जो है लक्ष्मी माता की आकृति वाले सिक्के चलाए गए थे। तांबे के सिक्के का वजन कितना होता था? 37.5 यानी कि 37.5 से 48 ग्राम जो है ग्रेन जो है वहाँ तक होता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसने तांबे के सिक्के की वजन कितनी रखवाई थी? 37.5 ग्राम, 37.5 से 48 ग्रेन के बीच का जो उसने वजन रखवाया था। ठीक है। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर मोहम्मद हबीब कहते हैं कि जो उत्तर भारत पे जो है तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या थी? नगरीय क्रांति थी। लाहौर में गजनी वंश का जो है अंतिम शासक खुसरो मलिक था, तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अरसलान था। कौन था? अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से जो है 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। जो तुर्कों से लगातार पराजित होते रहे, कौन? हरिराज चौहान, उन्होंने शर्म के मारे
अपने आप को दाह संस्कार दे दिया, यानी कि मतलब खुद को निपटा लिया। तो मैं फिर बता दूं, आपको ये बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको जो है दिल्ली सल्तनत, क्या है, दिल्ली सल्तनत, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट होती है, गुलाम वंश के संस्थापना से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहले हम अगर बात कर लें गुलाम वंश की जो है समय अवधि 1206 से लेकर 1290 तक थी। कब तक थी, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है इसकी समय अवधि रही, यानी कि 84 वर्ष तक जो है इसकी समय काल रहा। कितना, 84 वर्ष तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक जो है मतलब उसने शासन किया, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप देख सकते हो कितना क्लियर पीडीएफ है हमारे पास। ऐबक को निशानपुर के काजी फरखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफी ने खरीदा था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कोई दास था, तब ना इसको खरीदा, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है निशानपुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफी ने खरीदा था। काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ठीक है, मतलब किससे खरीदा था, काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। अब क्या किया, काजुओं ने जो ऐबक को खरीदा, अब काजियों से जो है गौरी ने खरीद लिया था। ऐबक को जो है लाख बख्श, पिल बख्श, हातिम सेकंड तथा कुरान खां आदि उपनामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श, हातिम सेकंड, कुरान खां आदि उपनामों से जाना जाता है। ममूलक वंश की संज्ञा दी है, तो गुलाम वंश को जो है ममूलक वंश की जो है संज्ञा दी है, किसने, मोहम्मद हबीबुल्लाह खान ने। आपको ये बात भी जो है अच्छे से याद रखनी है। कौन सा वंश की संज्ञा दी है, ममूलक वंश। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक जो है इलवारी तुर्की जाति के थे। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक कैसे थे, इलवारी तुर्की जाति के थे। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। याद रखिए, कुतुबुद्दीन से ही कुतुब मीनार का नाम लिखा गया है जो अपने इंडिया में है। ऐबक ने किया था कार्य स्टार्ट। इसे पूर्ण कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 240 फीट है। कितनी है, इसकी ऊंचाई 240 फीट है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आपको जो दोनों बात याद रखना है और दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो ये कि कुतुबुद्दीन जो है कुतुब मीनार के जो है निर्माण करता है, यानी कि इन्होंने जो है निर्माण वहाँ का स्टार्ट करवाया था, और जो है इसे पूर्ण कराने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। अब इल्तुतमिश कौन है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अजमेर का जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है वह भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। भारत में मुल्तान की उपाधि का प्रचलन जो है तुर्कों ने किया था। मुल्तान की उपाधि का प्रचलन किसने किया था, तुर्कों ने स्टार्ट किया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेश का शासक हुआ तथा 25 जून, आपको पता है अभी हम लोगों ने ऊपर में गौरी की मृत्यु के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि सिंध प्रांत के तट पे इसकी मृत्यु कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो गौरी की मृत्यु के पश्चात जो है ऐबक कौन था, गौरी का ही मतलब खरीदा हुआ दास था, है ना। तो पश्चात जो है उसके भारतीय प्रदेशों का जो है शासन संभाला उसने। 25 जून 2026 ईस्वी को जो है सिंहासनच्युत हुआ था। यह लाहौर ऐबक की राजधानी थी। ऐबक की राजधानी कहाँ बन गई थी, लाहौर। उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासन महमूद सेकंड ने मान्यता प्रदान की। ऐबक ने ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। उसे लाहौर में जो है दफनाया गया था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था, इसीलिए जो है ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, आपको ये बात याद रख लेनी है। फिर अब देखते हैं, उसे लाहौर में दफना दिया। फ़क ए मुदव्विर तथा हसन ए निज़ामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में
दास्ता से मुक्ति मिली थी। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अब जो है ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उसकी मृत्यु आपको पता है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हो गई थी। और अब आता है हमारा इल्तुतमिश। ठीक है, अब इसकी समय काल कब तक रही? इल्तुतमिश का जो है समय काल 1211 से लेके, क्योंकि 1210 में तो उनकी समाप्ति हो गई। दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट ही हुआ 1106 से, सॉरी 1206 से। तो 1206 से लेके 1210 तक जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 1206 से लेके 1210 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा। अब 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहेगा। ठीक है, तो अभी चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश जो है इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय जो है खरीदा था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने जब गुजरात अभियान किया था वहाँ से लौटते समय जो है इल्तुतमिश को जो है खरीदा था। खोखरों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था गौरी ने कि आप इसे मुक्त कर दो, अब इसे दास बना के मत रखो। ठीक है, अब इसके मन में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इल्तुतमिश को जो है सुल्तान के पद की स्वीकृति जो है बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने 1229 ईस्वी से मिली। यानी कि बगदाद के जो खलीफा हैं, कौन? अल मुंतसिर बिल्ला, उन्होंने जो है इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति का ऑफ़र दिया 1229 में। इसे जो है खिलत कहा गया। क्या कहा गया? खिलत कहा गया इसे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना गया है। ये लाइन जो आपको याद रखनी है, कुतुबुद्दीन ऐबक हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, सॉरी कुतुबुद्दीन नहीं, इल्तुतमिश को माना गया है। किसे माना गया है? इल्तुतमिश को माना गया है। इल्तुतमिश प्रथम शासक या जिससे सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया गया। यानी कि इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है ना, किसने? इल्तुतमिश ने। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको याद भी होना चाहिए बीच बीच में। युद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला, यानी कि युद्ध बोल रहा हूँ मैं, शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश या इसे जीतल टका सिक्का जारी किया था। यानी इल्तुतमिश पहला जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक है जिसने शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करवाए, जिसे इसे क्या कहते थे? जीतल कहते, टका सिक्का जारी किया। इसने क्या किया? जीतल या टका सिक्का जारी किया। इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। जो इक्ता प्रथा थी उसे किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। तुर्काने चहगानी यानी कि चालीसा विभाग का गठन जो है इल्तुतमिश ने किया था। जो तुर्काने चहलगानी चालीसा जिसको बोलते हैं, ये विभाग था, चालीसा विभाग, इसका गठन भी किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त की। खलीफा से सुल्तान आज़म की उपाधि भी मिली। मिन्हास उस सिराज ने तबकाते नासिर से इस संबंध में लिखा है, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। इसने सल्तनत की राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली में जो है शिफ्ट कर दिया। यानी कि पहले दिल्ली सल्तनत का जो है राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर रखा था और उनके मरने के बाद उन्हें लाहौर में दफनाया गया। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? बाद में लाहौर से दिल्ली इसको अपनी राजधानी बना ली। निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वज़ीर था। जो निज़ामुद्दीन जुनैदी था वह इल्तुतमिश का कौन था? वज़ीर था। इल्तुतमिश के समय में चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। जिस समय चंगेज़ खां ने मंगोल का जो है आक्रमण किया था मंगोलों पर, उस समय जो है दिल्ली का सल्तनत कौन था? इल्तुतमिश था। अवध में जो है पीर्थू, जिसको क्या बोलते हैं? पीर्थू बोलते हैं, का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ। अवध में पीर्थू का विद्रोह
इल्तुतमिश के कार्य में हुआ। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान। अब जो इल्तुतमिश थे, आपको पता ही है इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे कहा गया है और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जो है सैन्य अभियान देख लेते हैं। कुवाचा, जिसको यलदौज बोलते हैं अभी, से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ। कुबाचा से संघर्ष 1217 से 1228 ईस्वी के बीच हुआ। रणथंभौर जो है यह 1226 ईस्वी में हुआ। सैन्य अभियान इसका रणथंभौर 1226 ईस्वी में हुआ। चित्तौड़ सैन्य अभियान जो है इसका 1227 में हुआ। और ग्वालियर, यानी जिसको मंगल देव बोलते हैं, मंगल देव ने किया था, 1231 में हुआ था। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान बामियान के विरुद्ध था। बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया तथा 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यानी कि जब वह बयाना पर आक्रमण करने जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ गई अचानक से और 1236 समय था उस समय और इनकी मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध के दौरान रास्ते में हो गई। युद्ध करने जा ही रहा था बयाना पे, उससे पहले जो है इसकी मृत्यु हो गई 1236 में। और इल्तुतमिश की मृत्यु कैसे हुई? पोलो खेलते समय 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। आपको सब बातें जो याद रखनी है और मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसकी PDF कहाँ मिलेगी? रिवीजन के लिए आपको मिल जाएगी वो। चलिए नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने युद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी, सॉरी मैं बार बार युद्ध बोल रहा हूँ। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी टका जो कि 175 ग्रेन इन्होंने वजन रखा और तांबे का जीतल का इन्होंने 22 से लेके 33.5 यानी कि 33.5 ग्रेन तक जो है इन्होंने वजन रखा था। चांदी का टका जो है इन्होंने निकाला था तो 175 ग्रेन इसका वजन था, जो कि बहुत ज़्यादा है। सिक्कों पर जो है टक देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। ये बात याद रखना आपको, जो मिश्र धातु के सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण को जो है पूरा करवाया था, 1231 से 1232 के बीच। और इस कुतुब मीनार का जो है काम शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में सबसे जो है पहला मकबरा जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इसे सुल्तानगढ़ी पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा कहते हैं। तो भारत का जो सबसे पहले जो है मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, आपको ये बात भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन है, दिल्ली में मदरसाए मुइज़्ज़ी तथा बदायूं का नासिर मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। तो मदरसे का नाम ही बहुत बड़ा है, दिल्ली में स्थित है मदरसाए मुइज़्ज़ी और मादुई का नासिर मदरसा। 2 मदरसे हैं, मदरसाए मुइज़्ज़ी तथा बदायूं का नासिरी मदरसा जो है वह इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। RP त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। अब देखो देखा जाए तो मुस्लिम अगर यहाँ पे अच्छी तरह से इन्होंने अपना सत्ता यहाँ पे जमाया अपने भारत में, तो वह इल्तुतमिश के समय के आसपास ही। आपको याद रखना है इस बात का भी, ठीक है। अब है आपका इल्तुतमिश ने कहा, इल्तुतमिश ने क्या कहा अब वो भी देख लेते हैं। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से जो है संभव नहीं है। भारत क्या है? अरब नहीं है, इसे जो है दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना उतना भी आसान नहीं है। तो इल्तुतमिश ने खुद अपने मुंह से कहा था, ठीक है। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को जो है हश्म-ए-अंतरक कहा जाता था। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को क्या कहते थे? हश्म-ए-अतरक कहा जाता था। इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह, कौन? इल्तुतमिश के पुत्र कौन थे? बहराम शाह के समय में नायबे ममालिकत के नए पद का सृजन किया गया। तुर्की सरदारों ने सुल्तान की शक्ति समिति करने के लिए इस पद का सृजन किया था। नायब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एक गीन था। कौन था? एक गीन था। अब आगे चलते हैं। नायब पद की जो है इन्होंने शुरुआत तो कर दी और उसका उस पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एक गीन था। इल्तुतमिश का मानक सिक्का टका था।
चांदी के टका का वजन जो है 175 ग्रेन था। उसने मिश्र धातु का एक सिक्का जो है बीलन चलाया, जो चांदी तथा तांबे का मिश्रण था। अब आपको पता होना चाहिए चांदी और तांबे का, भाई चांदी और तांबा का मिश्रण करके एक सिक्का चलाया, जिसको क्या कहा गया, जिसको बीलन कहा गया। क्या कहा गया? बीलन कहा गया। एक अन्य सिक्का अदल चलाया गया जो कि 8 ग्रेन था, है ना, इन्होंने ये भी चलाया। तो मिश्र धातु, बीलन चलाया, इन्होंने एक सिक्का और चलाया जिसको क्या बोलेंगे, अदल बोलेंगे। इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, चांदी के सिक्के पर नहीं। ठीक है, जो चांदी के सिक्के पे नहीं हुआ है, मतलब कि इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु, याद रखिएगा, तांबा का जो सिक्का था और मिश्र धातु में कौन कौन आते हैं, इसके समय मिश्र धातु पे आता था चांदी और तांबे का मिक्सर जो है मिश्र धातु कहलाता था, जिसने बीलन चलवाया था। इस पे जो है देवनागरी की लिपि का प्रयोग हुआ था, चांदी के सिक्के पर नहीं हुआ था। सिक्कों के एक और बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता था। क्या होता था? एक तरफ जो है बगदाद के खलीफा जो है अल मुंतसिर का नाम वह अंकित किया गया था। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। अब यहाँ देख लीजिए, टका चांदी का था जो कि 48 जीतल तांबा, 192 दाम तांबा जो और 490 दिरहम कहलाता था। 490 दिरहम कहलाता था। ये वैल्यू है, 1 टका की वैल्यू है। 1 टका यानी कि देखा जाए तो 490 दिरहम के बराबर था। अब आती है रजिया सुल्तान। देखो बहुत ही बढ़िया मतलब टॉपिक है, आज मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। भाई मैं तो ये लंबा सेशन लेने वाला हूँ, आज ख़त्म ही करने वाला हूँ इसको, ये दिल्ली को। फिर अगला जो है, जो भी काल आएगा उसको बाद में पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो चलिए फटाफट निपटाते हैं। अगला आता है रजिया सुल्तान। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। वह भारत की प्रथम जो है मुस्लिम शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। वह 1236 से 1240 तक बैठी थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना, सिर्फ 4 साल के लिए बैठी थी। जमालुद्दीन याकूत एवं अबिसिनियम मलिक था। रजिया ने उसे अमीर आखुर का पद दिया था। जो कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का जो है आरोप लगाते हैं। रजिया बेगम का पतन मुख्य कारण जो है उसका महिला होना था, यानी उसका महिला होना उसका मुख्य कारण बन गया उसके पतन का। अब जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 1266 तक जो है यह शासन करता है, यानी कि 20 साल तक जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है शासन करता है। अब बात रहा 40 तक तो थी रजिया सुल्तान, तो 40 से लेके 46 तक कौन शासन था, किसने शासन किया? तो 40 से लेके 46 तक जो है अशांति रही। ठीक है ना, किसी ने शासन नहीं किया, कभी वो करता था कभी ये करता था, किसी तरह चला रहे थे, लेकिन फिक्स रूप से जो है नासिरुद्दीन महमूद जो है शासक बना 1246 में। नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का कौन था? पौत्र यानी कि पोता। इल्तुतमिश कौन था? उसका दादा। वह 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने बलबन को अलूग खां की उपाधि दी तथा अमीर हाजिब का पद दिया। उसके समय में बलबन नायब के पद पर भी रहा। की पॉइंट क्या है? ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया। ऐबक ने जो है आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठने का हुक्म दिया था। ठीक है। गयासुद्दीन बलबन, अब देखो 66 से लेके 86 तक इसने भी 20 साल शासन किया। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन का असली नाम जो है बहाउद्दीन था। क्या था? जो बलबन का असली नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का जो है गुलाम था तथा इलबारी उपजाति का तुर्क था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे अलूग खां की उपाधि दिया गया। नायब मामलिकात का पद भी हासिल हुआ था। दिल्ली का सल्तनत सबसे निरंकुश शासक बलबन था। दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे निरंकुश शासक कौन था? बलबन था, जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। आयरन ऑफ ब्लड यानी कि लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण बलबन ने किया था। आयरन और ब्लड यानी कि लौह
एवं रक्त नीति का अनुसरण किसने किया था? बलबन ने किया था। आपको ये लाइन जो याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला लाइन। तो हमें यहीं तक पढ़ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। खिलजी वंश आने से पहले पहले इसको समाप्त कर देना है। वीडियो तो लंबी रहेगी यार अब, है ना, वीडियो तो लंबी रहेगी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ख़त्म भी तो करना है, ठीक है। वीडियो तो लंबी रहेगी, थोड़ी थोड़ी मैनेज करना पड़ेगा आपको। तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा विभाग का दमन बलबन ने किया। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के जो है दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो जिसको एटा कहते, एटा उत्तर प्रदेश का निवासी था। कहाँ का? एटा। एटा भी वहाँ का वो है, स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ का निवासी था। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितारे कव्वाली का आविष्कार किया। इसे जो है तूतीय हिंद कहा जाता है। भारत नवरोज उत्सव का जो है प्रचलन बलबन ने किया था। नवरोज क्या है? एक होता है नवरेह, एक होता है नवरोज, ठीक है ना, आपको दोनों याद रखना है। भारत में जो है नवरोज उत्सव जो है उसका प्रचलन जो है बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने स्वयं को जो है अफ्रेशियाई वंश यानी कि उच्च कुल का घोषित किया। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है बलबन ने किया। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा साथ ही उसका नाम सिक्कों पर जो है खुदवाया। खलीफा का नाम भी सिक्कों पर इसने भी रखवाया। बलबन के समय जो है 1279 ईस्वी में बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। मलिक मुकदिर अली को जो है तुगरिल का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरिल कुश की उपाधि से जो है प्रदान किया। सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने अर्ज का गठन किया। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय जो है इमादुल मुल्क को जाता है। उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का जो है श्रेय किसको जाता है? इमादुल मुल्क को जाता है। बलबन युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन शाहजहां मोहम्मद के समय में ही जो है आरंभ किया था। बर्नी ने बलबन की जो है वसाया का संकलन किया। बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल मलिक फारूकुद्दीन था। बलबन भारत का पहला शासक था जिसे जिले इलाही की उपाधि धारण की। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला शासक था बलबन जिसने जो है खुद से जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने जो है बदायूं के इक़्तादार मलिक बकबक को जनता के जो है सामने कोड़ों से पिटवाया। बलबन ने बदायूं के इक़्तादार मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था क्योंकि उसने एक दास को पीट पीट कर मार डाला था। बलबन ने इक़्ता में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य राज्य संबंधी प्रशासन था। तो अगर दिल्ली सल्तनत की अच्छे से बात की जाए, ठीक है ना, इस एक स्लाइड में अच्छे से दर्शाया गया है। आपको ये क्रम आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला शासक था, 1206 से 1210 तक इसकी समय अवधि थी। दूसरा था आराम शाह। कौन था दूसरा? आराम शाह, जो कि चला नहीं। तीसरा था आपका इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक, जो कि आज हम लोगों ने किया। चौथा था बकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, चौथा। पांचवा है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। छठा है मुइजुद्दीन बहराम शाह। सातवां है अलाउद्दीन मसूद शाह। आपको मैंने बताया था कि जो 4 साल किसने किया, तो 4 साल इन लोगों ने किया था शासन रजिया सुल्तान के बाद, इन दोनों ने, मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन महमूद शाह ने। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आते हैं, 20 साल तक शासन करते हैं। फिर आपके बलबन आते हैं जो कि 1266 से 1286 तक जो है शासन करते हैं। उसके बाद 1-2 और आते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखा गया है। अब आता है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत ख़त्म करते ही हम लोग आते हैं अब खिलजी वंश।